Hello, my dear students. Today, let us solve one or two problems from backside exercise so that our concept can be revised. Read this carefully. What is the energy in joule required to shift the electrons of hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? And what is the wavelength of the light emitted when the electron returned to the ground state? So the rhythm of the problem is like this. This is nucleus and electron is present in first orbit. An electron jump in the fifth orbit. Suppose this one is the fifth orbit, and then when electron jump from first orbit to fifth orbit, how much energy is required? That is first question. And second question, when electron come back from fifth energy state to first energy state, then how much energy is emitted? ओके जब वो ग्राउंड स्टेट में पहले उनके घर में था वहीं पे वापस आएगा तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो एनर्जी यू आर गिवन इन अर्ग, सो फर्स्ट कन्वर्ट अर्ग इनटू जूल। ठीक है, और इफ यू वांट टू फाइंड इन अर्ग देन लेट इट रिमेन इज एज इट इज, लेकिन रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो उस हिसाब से भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? तो पहले आप एनर्जी को फाइंड करिए बाय यूजिंग आवर इक्वेशन 1/ni². हाउ मच एनर्जी रिक्वायर? ni इनिशियल, nf फाइनल, सो फाइंड आउट डेल्टा ई। ओके, तो सीधा सीधा सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन। पहले ये फॉर्मूला जो है उसका यूज़ करें। हम ही सॉल्यूशन करेंगे, मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा, आपको आंसर भी दूंगा और आपको सॉल्यूशन करना है। पहले इस फॉर्मूला का यूज़ करें। डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 जो हमने डिराइव किया है मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 जूल 1/ni² माइनस 1/nf²। इस फॉर्मूला से स्टार्ट करें। ni² nf²। इनिशियल स्टेज कौन सा था? तो 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18, ये जूल में आंसर आएगा आपका, क्योंकि हम अर्ग को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अर्ग में कोई फ़र्क नहीं है, वो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अर्ग हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो 1/ पहले स्टेप 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। फाइनल स्टेज वो फिफ्थ में जा रहा है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये एलसीएम आप लेके सोल्व कर लेना। ठीक है, 2.09 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 जूल। अगर आप इसको अर्ग में कन्वर्ट करेंगे, इफ़ यू कन्वर्ट इट इन अर्ग, तो अर्ग में आपका आंसर आएगा सीधा 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दो। 2.09 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 अर्ग। इज इट क्लियर? अब आपको क्या पूछा है कि जब वो एनर्जी ये एब्सॉर्ब करता है उतनी ही एनर्जी वो इमिट करेगा, तो फाइंड आउट द लेमडा। वही पूछा है ना। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट? ठीक है, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज गिवन ऑलरेडी 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻. अर्ग। तो अर्ग में करो जूल में करो, कोई क्वेश्चन नहीं है, दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। अब लेमडा को फॉर्मूला तो है हमारे पास, E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। अब इसमें से आपको फाइंड करना है लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू HC बाई E। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दो, कितनी आएगी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू? 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34, और लाइट की वेलोसिटी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, सॉरी 10⁻⁷
ये अर्ग वाली वैल्यू मत रखना, ये जूल वाली रखना। जूल, हम जूल में आंसर लेंगे, बाद में हम अर्ग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप अर्ग वाली वैल्यू लेते हो तो एच का आपको जो वैल्यू है वो भी अर्ग वाली लेनी होगी। अगर मैं एक बार बता दूं कि जब भी अगर आप अर्ग में लेना चाहते हो आंसर आपका, तो चलिए अर्ग में सॉल्यूशन करते हैं फाइनल। जूल में तो बहुत किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो और नोट कर लेना प्लैंक कांस्टेंट की। अगर अर्ग में आप एनर्जी लेते हो तो 10⁻⁻27 है, 34 नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अर्ग सीजीएस यूनिट है, तो ये 10⁻10 आ जाएगा, 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 3 10⁻10 डिवाइडेड बाय एनर्जी जो है वो अर्ग में ले लीजिए 2.09 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। जूल में लेंगे तो लाइट की वेलोसिटी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 आएगी, ठीक है। अब जो आपके पास आंसर आएगा वो मीटर में नहीं आएगा, अब सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये आंसर मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको, आप सॉल्यूशन करके फाइंड कर लेना। 9.51 क्या जो आसपास आएगा, 9.51 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 सेंटीमीटर। तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करिए, मीटर में से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करिए, ठीक है। सेंटीमीटर का मीटर, तो एंगस्ट्रॉम में आप कन्वर्ट करेंगे तो 951 एंगस्ट्रॉम। ये सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर दिए, मीटर मीन्स डिवाइडेड बाय 100, तो आएगा मीटर में 9 मल्टीप्लाइड बाय 51 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 मीटर। अब इसको एंगस्ट्रॉम में जा सकते हो, नैनोमीटर में जा सकते हो, मैंने आपको सिखाया है, एज यू लाइक, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, एंड दैट वन इज आवर टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर 19। वो आगे वाला था, वो 18 था। ये भी बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम को पढ़ लो। आपको ई एन की एनर्जी लेवल जो हमने प्रूव किया था वो फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, यू आर गिवन फार्मूला। देन कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एन इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट। हाउ मच एनर्जी यू रिक्वायर एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ of light in centimeter that can be used to cause this transition। ओके, तो अब करना क्या है, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, चलिए सॉल्व करते हैं। टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिएगा, पहले आपको एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेना है। प्रॉब्लम को पहले समझिए, ई एन इज इक्वल टू -2.18, जो बोहर की इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट एनर्जी का फॉर्मूला है वो 10⁻18 अपॉन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर ऊपर आता है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है तो जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हम जेड स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये जूल। अब आपको कौन सी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 2, ये एन स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो -2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है ना, तो सीधा यहाँ पे 4 रख दो। 4 रखोगे तो एनर्जी आएगी आपकी 0.545 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18, और इसको साइंटिफिक नोटेशन इफेक्टिव साइंटिफिक तो 4.55 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 जूल, ये एनर्जी आएगी। अब आपको पूछा है कि लेमड़ा, वर्ड में आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लेना। आपको पता है लेमड़ा इज इक्वल टू hc/e। लेमड़ा मीटर में मिलेगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं आता है तो यूनिट कन्वर्जन का वीडियो फिर से देख लीजिए। लेमड़ा इज इक्वल टू hc/e, h की वैल्यू रखिए, c की वैल्यू मीटर में रखिए, 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 जूल इंटू सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर डिवाइडेड बाई, अभी हमने जो निकाला एनर्जी 5.45 मल्टीप्लाइड बाई
10⁻⁹ सीधा प्रॉब्लम है, इतना लंबा जो प्रिंटेड में उतना नहीं करना है। ये आपका आंसर रहेगा 3647। आप कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर लो, या तो ओरली भी आप सॉल्व कर सकते हो। -10 मीटर, मीटर में आंसर आएगा, मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि सेंटीमीटर में पूछा है। तो मल्टीप्लाइड बाई 100 तो आएगा 3647 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब उसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहते हो तो LIRD रूल यूज़ करें तो 3 पॉइंट कर सकते हैं ना आप। तो ऐसे भी हो सकता है 3.647, लेफ्ट साइड 3 डिजिट जा रहे हो आप 746, तो LIRD लेफ्ट साइड इंक्रीजेस तो 3 इंक्रीजेस, सो -5 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये -10 डायरेक्ट है, तो ये सीधा आंसर आपका आएगा 3647 एंगस्ट्रॉम, because 10⁻⁻10 meter is equal to 1 angstrom. Is it clear? अगर आपको इंटरेस्ट पड़ा है ये प्रॉब्लम में, ये देखिए कितना लंबा किया है, वो वही है लेकिन मैं यहाँ अगर मैं समझाऊँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। अब 20 नंबर का प्रॉब्लम तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का था, तो हमने सोल्व कर दिया है। और अगर पीछे कोई 1-2 प्रॉब्लम बचते हैं तो हर लेक्चर में लेते जाएंगे और पूरी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब हम क्वांटम नंबर की ओर बढ़ते हैं, और हमारा आगे का क्वांटम नंबर है दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैंने समझाया है उसके ऊपर पूरा आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा, तो आपको धीरे धीरे क्वांटम नंबर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। So write down the question, write a note on magnetic quantum number. As you know that magnetic quantum number is denoted by ml. This quantum number, ये नो नहीं है नंबर है, this quantum number explains about the behavior of electrons in magnetic field. And as you know the tiny electron also behaves as a magnet because it is electrically charged. So electrical and magnetic field is produced perpendicular to each other. This quantum number gives us a further information about the orientation of orbital. Orbitals are arranged how arranged in atom in 3 dimension and types of particular orbitals. Orbitals कितने टाइप्स की होती हैं। अब यहाँ पे जो मैं ऑर्बिटल यूज़ कर रहा हूँ उस ऑर्बिटल को आप सब शेल मानिएगा, सब शेल, क्योंकि ऑर्बिटल के टाइप को भी ऑर्बिटल बोला जाता है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल एक टाइप की है, पी ऑर्बिटल 3 टाइप की है, डी ऑर्बिटल 5 टाइप की है, एफ ऑर्बिटल 7 टाइप्स की है। अब वो हमें बताएगा ml। तो ml की टोटल वैल्यू फॉर पर्टिकुलर l, total values of ml is given by 2l plus 1 for पर्टिकुलर एल। कोई भी पर्टिकुलर एल होगा तो हम उसकी टोटल वैल्यू कितनी आएंगी। अब वो टोटल वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कौन सी होगी। मैं एक सीधा एग्जांपल आपको दूं, मैं बोल रहा हूँ कि टोटल आदमी 10 है, ठीक है, तो हमने 10 गिन ली। अब हमें जानना है कि वो कौन कौन है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू और द वैल्यूज बोथ आर गिवन बाय डिफरेंट फॉर्मूला, ठीक है। साइंटिफिक व्यू होगा तो सीधा समझ में आ जाएगा। अगर आप वही पर्टिकुलर वैल्यू एल के लिए फाइंड करना चाहते हो तो टोटल वैल्यू आपको पता चल जाएगी। सो यू कैन फाइंड -L to 0 and 0 to +L। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मानो कि आप L इज इक्वल टू 0 लेते हैं, और याद करिए आगे का लेक्चर, L इज इक्वल टू 0 मतलब कि कौन सी ऑर्बिटल हुई, s ऑर्बिटल, और यू कैन से s सबसेल। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, और वो वैल्यू कौन सी है 0, क्योंकि एक वैल्यू है, और वैल्यू है हमारी -L to 0 to +L। तो -0 to 0 to +0 एक ही आएगी 0। तो आप बोल सकते हो कि s ऑर्बिटल इज ओनली 1 टाइप। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आगे काम आने वाला है ये। एस एल यू जो एस की वैल्यू है, तो हम बोलेंगे कि किसी भी सेल में ml वैल्यू फॉर s
फॉर s ऑर्बिटल किसी भी सेल में इज ऑलवेज 0। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं p ऑर्बिटल के लिए। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लो। इफ l इज इक्वल टू 1 तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? टोटल वैल्यूज टीवी करके लिख लो, टीवी टोटल वैल्यूज इज इक्वल टू 2l प्लस 1। l की जगह पे 1 रख दो तो टोटल वैल्यू m की मिलेगी 3। वो वैल्यूज क्या होगी? वैल्यूज आर -l टू 0 और 0 टू प्लस l। अब ये तो आपको पता चल गया कि 3 आदमी हैं, वो कौन कौन से है उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो दैट वैल्यूज आर ml -1 0 एंड +1 हो गया। -1 +1 एंड -1 0 एंड +1। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 1 क्या होता है? p ऑर्बिटल। सो देयरफॉर यू कैन से द p ऑर्बिटल, और यू कैन से p ऑर्बिटल और p सब शेल। किसी भी शेल में कोई भी p ऑर्बिटल होगी इज 3 टाइप्स। p ऑर्बिटल कितने टाइप्स की होगी? 3 टाइप्स। एंड द टाइप्स आर px, बाद में शेप बताऊंगा, py, pz। एक बार फिर से बोल दूं कि ये p के लिए भी हम ऑर्बिटल वर्ड यूज करते हैं, px py pz के लिए भी ऑर्बिटल वर्ड ही यूज करते हैं। जब भी पढ़ेंगे तो ऐसे 3 बॉक्स में दिखाएंगे, ऐसे 3 बॉक्स में इसको px, इसको py, इसको pz बोलेंगे। एक में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की इसकी कैपेसिटी है। 3 टाइप्स p ऑर्बिटल, 3 टाइप्स। अब इसकी मैं ml वैल्यू आपको यहाँ पे ही दे रहा हूँ, बाद में लिखेंगे, फिर ये आपको याद रखनी है। सो नोट डाउन 4 px एंड py। किसी को भी आप दे सकते हो। ml इज इक्वल टू प्लस और -1 एंड फॉर pz ml की वैल्यू आपको देनी है 0। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये आपको याद रखना है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। ठीक है, कुछ एजम्पशन भी है। अगर px को आप +1 देते हो तो py -1, अब py को +1 देते हो तो px को -1, उसमें कोई रूल नहीं है। लेकिन pz को यू हैव टू गिव ऑलवेज 0। ओके, अब चलिए तीसरा सॉल्यूशन करते हैं ml का। इफ l इज इक्वल टू 2 तो ऑर्बिटल यहाँ पे ही लिख लो। कौन सी ऑर्बिटल आएगी? हाँ जी, हाँ जी, L इज इक्वल टू टी तो ऑर्बिटल इज इक्वल टू डी। और ये ऑर्बिटल को हम सब शेल भी बोलेंगे, लेकिन उसके टाइप को सब शेल नहीं बोलेंगे। px py pz को तो ऑर्बिटल ही बोलेंगे, इसको आप सब शेल बोल सकते हो, शेल सब शेल ऐसे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑर्बिटल और उसके टाइप को भी ऑर्बिटल ही बोला जाता है। तो ऑर्बिटल मेन जो है, ठीक है, आदमी, ये एक कॉमन नेम है। अब पर्टिकुलर नाम जब आता है तो वो आदमी ही रहता है ना। तो यहाँ कोई नाम में फ़र्क नहीं है। ऑर्बिटल वही, वो भी ऑर्बिटल। शेप के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। L इज इक्वल टू 2 तो पहले टोटल वैल्यू फाइंड कर लो। टोटल वैल्यू आएगी 2l प्लस 1। L की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 तो टोटल वैल्यू 5। L की जगह पे 2 रख दो। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 1 सब में, तो 2 2 जा 4 प्लस 1, टोटल 5 वैल्यूज़। ये टोटल पता चलता है। अब आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देयरफॉर द वैल्यूज़ आर, वैल्यूज़ का फॉर्मूला अलग है, -l टू 0 0 2 प्लस l। अब चले जाओ -l टू 0 0 2 प्लस l, तो वैल्यूज़ कौन कौन सी आएगी? -2 -1 है ना, 0 +1 +2। -l टू 0 तक जाना है, 0 2 +1, बीच में कोई फिगर छोड़नी नहीं है। तो ये 5 वैल्यू, तो ये 5 वैल्यू क्या बताती है हमें? तो देयरफॉर वी कैन से द d ऑर्बिटल इज 5 टाइप्स। वो टाइप्स में अभी मैं लिखा रहा हूँ, बाद में उसका शेप के बारे में भी डिस्कशन करना है। एंड दिस टाइप्स आर, लिख लेना, नोट कर लेना। d ऑर्बिटल कितने टाइप्स की ऑर्बिटल होती है? 5 टाइप की। ml से पता चल गया, dxy, dyz, dzx,
डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 टाइप की होती है। इज इट क्लियर? तो इतना पता, इसका ओरिएंटेशन भी हमें पता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं डिस्कशन करेंगे उसका ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल नीचे लिखना है आपको, बाद में मैं आपको पूरा एक टेबल दिखाऊंगा, उससे आपको पूरा ये 3 क्वांटम नंबर का पता चल जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर एक इसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा अलग है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। तो अब ये 3 ये हो गया ना। अब फोर्थ लीजिए, L इज इक्वल टू 3 के लिए L इज इक्वल टू 0 s ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू 2 d ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू 2, देयरफॉर कौन सी आई? f ऑर्बिटल। यहाँ तक ही हमें काम करना है। अब फाइंड करो टोटल वैल्यू, फॉर्मूला है 2l प्लस 1, है ना। टोटल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? 2l प्लस 1, l की जगह पे 3 रख दो, तो 3 2 जा 6, तो 7 वैल्यूज आएगी टोटल वैल्यूज। एंड देयरफॉर द वैल्यूज आर, अब आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, द वैल्यूज आर -l to 0। अब l की वैल्यू देखनी है, -l to 0 और 0 to प्लस l, लेकिन वो टोटल वैल्यू 7 हो जानी चाहिए, ठीक है। ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये टोटल वैल्यूज, तो टोटल वैल्यूज आपको दिखाते हैं कि कितनी टोटल है। अब वो टोटल वैल्यू है, वैल्यू कौन सी है वो निकालने के लिए ये जाना पड़ेगा आपको, -l to 0, 0 to प्लस l। तो मुझे वैल्यू मिलेगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है ना। तो मुझे इससे क्या पता चला? हाँ, therefore we can say d orbital, नहीं f orbital है ना, d नहीं है, f orbital is 7 types। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका शेप आज की डेट में नॉन है, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है। ओनली 7 टाइप्स, एंड टाइप्स विच आर दे आर नॉट इन अवर सिलेबस, सो डोंट वरी। और एक बात मुझे आपको बतानी, इसमें ml की वैल्यू भी आपको, जब f ऑर्बिटल का हमें डिटेल स्टडी नहीं करना है, सिर्फ 7 यहाँ तक f ऑर्बिटल याद रखनी है कि वो 7 टाइप्स की होती है, ठीक है। जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे 7 बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। डी को रिप्रेजेंट करेंगे तो जगह है वहाँ पे, हाँ है। डी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस 5 को जब भी रिप्रेजेंट करनी होगी तो हम लोग ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा बॉक्स के से बता देंगे कि ये dxy है, dyz है। शेप तो हमें पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि उसका शेप कैसा है, वो अभी बाद में आएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ml दिस थिंग वी कैन से। तो जब भी आपको कोई एक शेल के बारे में पता चले तो शेल से आपको L की वैल्यू निकालनी है, L से आपको M की वैल्यू निकालनी है, उसमें टोटल ऑर्बिटल कितनी होगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको जो है वैल्यू नहीं दी है D की, तो नीचे मैं नोट करवा रहा हूँ कि D वैल्यू कैसे असाइन करनी है। वो शेप में भी हम एक बार वैल्यू असाइन करेंगे। चलिए वो पर्टिकुलर ml की वैल्यू जो है D में अगर जगह है तो ठीक है, नहीं तो नीचे नोट करके लिख लो। अगर आप dxy एंड dxz ये दोनों को आपको, आप फ्री हो, ml वैल्यू असाइन करनी है +or -1, ओके। बाद में आएगा dyz एंड dx²y², इसको आपको ml वैल्यू असाइन करनी है +or -2। ये तो आप जिसको +2 देते हो सामने वाले को -2 दे दो, ये याद रखना है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई थियरी वियरी नहीं है, ये सीधा सीधा आपको याद रखना है। dz² को आपकी ml वैल्यू रहेगी 0 आ गई, और f के लिए ये ऐसा कोई थियरी नहीं है। तो p ऑर्बिटल में मैंने बता दिया तीनों टाइप को ml वैल्यू क्या देनी है, यहाँ पे भी आपको ml वैल्यू क्या देनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं एक
एक डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तीनों क्वांटम नंबर अगर आपको सही से समझ में आ गए तो हम बाद में स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली तीनों को हम रिलेट कैसे कर सकते हैं। तो ये टेबल को जरा आप ऑब्जर्व करिए, तो सीधा जो मेरा रिलेशन मुझे समझाना है आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ये द 4 कॉलम्स आर देयर, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एल। तो पहले एन को ऑब्जर्व करिए ना। एन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि एन की वैल्यू अगर 1 है तो एल की 0 आएगी। तो एल की 0 आएगी तो एम एल की टोटल वैल्यू आप ओरली कैलकुलेट कर लेना, तो वो क्या होगी, एक ही होगी, 0। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू 0, मतलब कि ऑर्बिटल है 1s। 1 हमें आगे लिखना है क्योंकि s हर एक एनर्जी लेवल में होती है। तो पहले ही शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी आई, 1। तो मैंने फॉर्मूला भी दिया था एन स्क्वायर का, अब उसको चेक कर लो। एन इज इक्वल टू 1, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो आंसर भी आपका मैच आ रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक कॉलम और बना सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 आएगा, 2n स्क्वायर। और यहाँ टोटल ऑर्बिटल में यहाँ से भी आप कर सकते हो 2n, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये सेकंड वाला भी देख लो एक बार। ये सेकंड, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 एंड 1। इसको बार बार देखते रहना और समझ में जब तक ना आए तब तक आगे मत बढ़ना, ठीक है। तो एम की वैल्यू 0 ही होगी। अब एल इज इक्वल टू 1 है तो एम की टोटल वैल्यू 3 होगी। एम मैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ, ये रही। तो ये 0 है तो ये 2s ऑर्बिटल है, 2 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और ये 1 में 3 है तो ये 2p ऑर्बिटल है। ये 3 टाइप की होती है, ये एक टाइप की होती है, ये 3 टाइप्स की होती है, तो टोटल हुआ 4। तो मैंने बोला था n स्क्वायर फॉर्मूला है तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। टोटल 4 है हमारे पास, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे फोर्थ के लिए भी कर सकते हो आप, फोर्थ के लिए प्रैक्टिस करना। 3 देखिए, n इज इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू रहेगी तीसरे सेल में 0 1 2, तो m0 यहाँ पे m3, m की टोटल वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ m की टोटल वैल्यू 3 है, यहाँ m की टोटल वैल्यू 5 है, जो हम ओरली कैलकुलेट करेंगे। और आपको यहाँ लिखना है द वैल्यूज आर 0, ये 3 और ये 5। तो ये l इज इक्वल टू 0 का मतलब ऑर्बिटल s है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये 3 है और l की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल p है, ठीक है। और ऑर्बिटल p है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा है। l की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है तो ये ऑर्बिटल d है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा है। ऐसे स्पेसिफाई करना है कि कौन से शेल में है। तो शेल और सब शेल को साथ में 3 शेल है, s सब शेल है, 3 शेल है, p सब शेल है, d सब शेल है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये बॉक्स देखिए, तो ये 1 है तो 1 टाइप की है, यहाँ 3 है तो ये 3 टाइप की है, ये 5 है तो ये 5 टाइप की है। तो टोटल 3 का स्क्वायर करो तो 9 होगा। तो यहाँ पे आ रहा है टोटल 5, 1 + 3 + 5, 9 आ गया आपका। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से रिपीट करूँ कि ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के टाइप को ऑर्बिटल ही बोला जाता है। तो आप डिफरेंस ऐसे कर सकते हो कि ऑर्बिटल जो है हमारी वो सबशेल, और उनके टाइप जो है उनके लिए कोई वर्ड नहीं है तो उसको आप ऑर्बिटल ही बोलेंगे। क्लियर है? तो ये टेबल नीचे नोट कर लो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, नहीं समझ में आए तो इसको रिफ़र कर लेना है। देखिए यहाँ आंसर भी आपका इसका स्क्वायर ही आ रहा है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, 3 स्क्वायर 9, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं है, ये तो नंबर ऑफ शेल्स है। पहले में एक शेल होता है, सब शेल होता है, नंबर ऑफ सब शेल है। ये दूसरे में 2 सब शेल होता है, तीसरे में 3 सब शेल होता है, चौथे में 4 सब शेल होता है। कल ही मैंने लेक्चर में बताया था कि आप पहली ऑर्बिट में देखेंगे तो एक ही होगा s, दूसरे में देखेंगे तो 2 होगा sp, तीसरे में देखेंगे तो 3 होंगे sp d।
ठीक है। और चौथे में जाएंगे तो SPDF। और यहाँ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐसा एक कॉलम बना लो, ठीक है। जगह नहीं है, चले ऐसा मैं एक आपको बना के देता हूँ, इसके नीचे ऐड कर लेना, ठीक है। 4 तक हम ऐड कर ले ताकि कोई हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ऐसा ही मैं आपको करके दे रहा हूँ एक, इसके नीचे ऐड करने के लिए, ठीक है। अब जो है ना उसी कॉलम में और उसी टेबल में आप 4 नंबर करके ये ऐड कर लेना। इसमें n की वैल्यू रखना 4, ठीक है। तो l की वैल्यू आपकी आएगी 0, 1, 2 और 3। आपकी ml की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 0 +1 और यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2 और यहाँ पे आएगी जो है वो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑर्बिटल का बॉक्स ले जाइएगा, ऑर्बिटल तो ये L0 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो इस यहाँ आएगा 4s, ठीक है। यहाँ मैं लिख पाऊँगा, मैंने ये नीचे लिख दिया होता तो अच्छा रहता, ठीक है। चलिए नीचे लिख देते हैं, 0 तक वहीं पे रखते हैं और प्लस वाली वैल्यू नीचे ले जाते हैं 0। अब देखिए +1 +2 और +3, 7 वैल्यू हो गई ml की। अब आप लिखिए ऑर्बिटल, ऑर्बिटल और बोले तो सबशेल 4 l = 0, ये है 4s, ये है 4p, ये है 4d और ये है 4f, ठीक है। अब देखिए टाइप कितना है, तो कि ये 1 टाइप की, ये 3 टाइप की, ये 5 टाइप की और ये 7 टाइप की, 7 वैल्यू है। अब इसका टोटल लगाएंगे तो 4 स्क्वायर 16 आएगा, इसका टोटल लगा लो 16 आएगा। एक में 2 इलेक्ट्रॉन, 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन। ये टेबल बना लेना नीचे n = 4 के लिए ठीक है। बहुत ही बढ़िया टेबल है, आगे जाके काम आएगा। इसका ही इसके ऊपर ही हमें काम करना है। बहुत ही सिस्टमेटिक टेबल, मैंने एकदम धीरे धीरे आपको समझाया है। मैग्नेटिक, तो ये तीनों जो है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। Now we have to discuss about the fourth quantum number, spin quantum number. You know very well, it is denoted by ms. जैसे आप स्पिन बॉलिंग हरभजन सिंह को देखते हो तो वो उसका जो बॉलिंग में बॉल जो है वो बैट्समैन की तरफ भी जाता है और वो बॉल खुद घूमता रहता है। तो वैसे जैसे हमारी अर्थ सन के आसपास भी रिवॉल्व कर रही है और अपने एक्सिस के ऊपर भी रिवॉल्व कर रही है। तो 2 साइंटिस्ट है जिसको हमें ऐसे इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक का नाम है जॉर्ज उनहेलबेक एंड दूसरा है सैमुअल गॉडस्मिथ। दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, सेल और सब शेल में, तो उनके पास 2 वेलोसिटी होती है। एक तो वो राउंड घूमता है वो ऑर्बिटल, इसकी हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है एक्सियल, इसको मोशन या तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे हमारी अर्थ सन के आसपास भी घूमती है और खुद अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। तो न्यूक्लियस को सन कंसीडर करो, इलेक्ट्रॉन को अर्थ कंसीडर करो, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड में भी घूमेगा और इलेक्ट्रॉन खुद अपनी एक्सिस पे भी घूमेगा। तो वही जो उसकी एक्सियल वेलोसिटी है उसको हम स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये क्वांटम नंबर ये कैसे घूम रहा है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो एक्सियल मोशन उसको हम स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में बॉल को स्पिन करते हैं वैसे। सो उसमें लीनियर मोशन होती है, यहाँ सर्कुलर मोशन है। सो दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, हालांकि हमारी बुक में नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, राउंड में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि डिटेल में जाना नहीं है इतना। तो ये जो ऊपर वाला एरो है
तो आप घड़ी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये क्लॉकवाइज है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है अपनी एक्सिस पे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर वही इलेक्ट्रॉन को मैं सेपरेट में मोशन में दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है वो खुद ऐसे स्पिन हो रहा है इस डायरेक्शन में जो मैंने एरो किया है ये, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इस डायरेक्शन में मैंने एरो किया है तो क्लॉकवाइज है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन एन एस एन एल एन एम एस, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर का कोई रोल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ दो ही वैल्यू है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपको स्पिन वैल्यू लेनी है -1/2। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपको दो ही वैल्यू है यहाँ पे। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई दो राय नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज। क्योंकि आगे रूल में हमें वो ये वर्ड यूज़ करने हैं कि यहाँ क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको बोले कि 1/2 क्लॉकवाइज के लिए स्पिन वैल्यू निकालो और ऐसा बोले कि 1/2 -1/2 के लिए निकालो, तो ये सीधा आंसर है। यहाँ पे अगर बोले कि क्लॉकवाइज और +1/2 के लिए वैल्यू निकालो तो आप 1/2 रख दो यहाँ पे 1/2 रख दो, 1/2 + 1 × h/2π। वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर का जो है ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये √1/2। ये क्लॉकवाइज के लिए कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस आंसर आएगा। ये ब्रैकेट का सोल्व करेंगे तो 3/2, तो ये क्या हुआ 3/4, 3/4, ठीक है। √3/4 × h/2π इज इक्वल टू √3/4 × h/2π। ये 4 है, बाहर निकल के 2 हो जाएगा उसका रूट, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो √3h/4π। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा √3h/4π। ये हुआ s इज इक्वल टू +1/2 के लिए ms की वैल्यू। ये हमारी सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ ले, अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। तो अब आपको सम अप करना है इसका कि हमने हर एक क्वांटम नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, उसका आपको नोट करके लिख लेना है। सम अप एक एक वर्ड में करेंगे, ठीक है, एक एक सेंटेंस में करेंगे, वर्ड में नहीं। तो चलिए ये चारों क्वांटम नंबर, पहले ये 3 क्वांटम नंबर के बारे में लिख लीजिए, वो सम अप क्या कर रहे हैं। एन डिस्क्राइब द शेल, इतना तो आपको समझ में आ जाना ही चाहिए। एल डिटरमाइन द सब शेल, एल से आप सब शेल का पता लगा सकते हो। एम एल डिजिग्नेट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, उसकी टोटल वैल्यू 2l+1, द वैल्यूज डिटेल में हमने बताया है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। एन डिस्क्राइब शेल, एल डिस्क्राइब सब शेल, एम एल डिस्क्राइब्स टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स S1 टाइप की, P3 टाइप की, D5 टाइप की, F7 टाइप की, ठीक है। और चौथा जो है वो सम अप कर लो कि spin quantum number tells us about what? Tells us about the spinning of electron. Either it rotates on its own axis, either clockwise or anti clockwise. तो मैं अगर आपको बोलूँ तो इतने डिस्कशन से हमने ये निकाला कि अब हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कोई एक आदमी को दिखा रहा हूँ तो पहले हम इसका LC, अगर आप ये है ना, ये जो मैंने पढ़ाया वो इलेक्ट्रॉन का लिविंग सर्टिफिकेट है। अब कोई भी आदमी की पूरी पहचान, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी सरनेम, फादर नेम, मदर नेम, कौन सी स्कूल में पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा, ये सब इंफॉर्मेशन उसके लिविंग सर्टिफिकेट में मिलती है। क्यों स्कूल छोड़ा, ठीक है, कास्ट, सब कास्ट, रिलीजन, तो हमें इतना डिटेल नहीं जाना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को पूरा डिस्क्राइब करने के लिए एटम में हमें 4 क्वांटम नंबर चाहिए, जो मैंने आपको डिटेल में 2 लेक्चर में बताए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा व्हाट्सएप में प्लीज़।
और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर रही 4th नंबर की कमेंट के एमएस रिफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे हो रहा है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये 4 क्वांटम नंबर समझाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रिंसिपल सब आएंगे, अब चैप्टर ख़त्म होने को है, ठीक है। तो क्या बाकी है मैं आपको बता दूं। एक तो ये ऑर्बिटल जो मैंने आपको बताई पी एक्स और सॉरी एसपीडीएफ, उसका शेप पढ़ना है, उसका रिलेटेड ग्राफ और 4 रूल, इतना बाकी, बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वो बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।